जीवन की परतों में समा जाने वाली कविता है। इनके कवि की संवेदनात्मक कथा में शुद्ध प्रेम की छौंक और वानगी का नजारा समकालीन कविता का इकलौता है। राधा कृष्ण प्रकाशन ने इनकी कविताओं के छठा संग्रह अभी 222 में छापा है, जगन्नाथ का घोड़ा। क्रोशे के शब्दों को उधार लेकर कहें तो इनका इस संग्रह की सारी कविताएं जीवन के अगले संघात के लिए मामूली दृश्य शब्दों पात्रों वस्तुओं का प्रक्षेपण। इनके 5वें संग्रह नाविनाल की विषाद पर हम इन पंक्तियों को धृत कर कहने का हमदम रखते हैं कि प्रकृति की अनपन भेंट है जिंदगी, वह पृथ्वी के विशाल कुटुंब में को चूमने आई है। नए सूर्योदय के साथ युद्ध नहीं उसकी जगह। कहना नहीं होगा कि आज तक असुंदर तत्वों ने मनुष्य को लगातार युद्धों में झोंक कर सामान्य बहुसंख्यक नियति को गरीबी में झुलसा कर रखा है। जगन्नाथ का घोड़ा इसी के उत्तर में दुख, अपमान और दर्द के अंत का घोषणापत्र बनकर हमारे हाथों में है। सामान्य आदमी का पर्सनल ही अब पॉलिटिकल है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य आदमी का पर्सनल ही अब पॉलिटिकल है। जगन्नाथ के रथ में दिखावटी काठ के घोड़ों की उतारी जा रही है आरती, लगाया जा रहा है भोग, पानी पड़ेगा, आज आसमान में दिख रहा है जगन्नाथ का घोड़ा। साधारण आदमी ही काठ के घोड़ों के रहते जगन्नाथ का रथ खींचता है। वह दिखावटी लघु चरण छू बौद्धिक काठ के घोड़ों के साथ जाता था युद्ध। कितना उन घोड़ों का रखता था ख्याल, जे नहीं लगाऊंगा गंधा होगी उसकी हंसी। लोग क्या कहेंगे मुझे कि बिरादरी का होकर भी बिरादरी का नहीं रखता ख्याल। यूं ही नहीं कहा जाता मुझे 1000 घोड़ों के बीच जगन्नाथ का घोड़ा। इस तरह जगन्नाथ के घोड़ा और भारतीय की कविता में एक अगुआ कविता है। बौद्धिक काठ के घोड़ों के से उसका नाविनाल जुड़ाव है। बौद्धिक व काठ के घोड़ों को कवि का यही पॉलिटिकल मैसेज है कि वे इस सत्य को समझें, साथ रहें। अब जरा विचित्र रंग रूपों में जगन्नाथ के घोड़े का रोल देखिए। पानी में गिर गया है आदमी का रंग, इस रंग के सिवाय कुछ नहीं था उसके पास। कवि पानी के रंग को उठाने का यत्न करने लगा। कवि का भरोसा देखिए, वह कहता है मुझे चित्र नहीं बना रहा हूँ, यकीन मानिए क्षण बच जाएगी दुनिया यदि बढ़ जाएगा आदमी का रंग। तो ये पूरा संग्रह जो है इसी आदमी के रंग को बचाने की कोशिश। और वो आदमी कौन सा घराना जो आज जगन्नाथ का घोड़ा आज काल से है, आज तक है। इस जगन्नाथ के घोड़े को लेख कुछ बड़ा है, 11-12 पन्नों का, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ता, बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं क्षमा के साथ इतनी ही भूमिका इसकी आपके सामने रखता हूँ। मैं अरुण जी से अनुरोध करूंगा कि अरुण जी और रविंद्र भारती जी की बातचीत होगी होगी। इसके पहले मैं आलोक दा से अनुरोध करता हूँ कि वो बहुत संक्षेप में, अभी तुरंत छपी है लेकिन अब भारती जी के बारे में जी। आदरणीय श्री राम तिवारी जी, हमारे अभिन्न मित्र रविंद्र भारती जी और हमारे युवा पत्रकार बिहार में जाके काम करने वाले अरुण नारायण जी, साथ ही साथ जो हमारे मित्र बैठे हैं सभागार में, सबको सम्मान देता हूँ। यह एक बहुत बड़ी बात है। आप सबको मालूम है हम तो कितना प्रगाढ़ थे इनसे। अब वो घर भी नहीं है, भूकंप आया तो हमने बेच दिया उसको। लगभग एक सप्ताह में रविंद्र भारती और मैं मिलता था, निश्चय ही मिलते थे। और बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं।
उसकी तारीफ निर्मल वर्मा जैसे लोग भी करते थे उस समय। और कमलेश जो थे, कमलेश और अच्छे कवि थे, कमलेश मिथिलाक्ष पत्रिका निकालते थे। तो सबको इनकी कविताएं छूती थी, मुझको तो विशेष रूप से छूती थी। एक छोटा सा बिंब मैं पेश कर रहा हूँ। ये आम की गुठली को जो रोपा जाता है, जब वो हरा होता है और उसमें से जो चीज निकलती है, उस आभा और उस अंकुर के बारे में इनकी हाँ, बहुत हाँ, इतनी अच्छी कविता वो थी। वेरी सेंसुअस पोएट। और जो दुर्घटना इनके साथ हुई, वो दुनिया में बहुत कम लोगों के साथ हुई जो दुर्घटना हुई, लेकिन इन्होंने उसको झेला और फिर ये खड़े हुए। और ये इनका पराक्रमी चरित्र है कि उसके बावजूद ये फिर से इन्होंने पुनर्लेखन शुरू किया। इसलिए मैं अपनी ओर से पूरा सम्मान देता हूं इनको, नैतिक सम्मान मेरा, और इन पर गर्व पेश कर रहा हूं। मित्रों, श्रीराम तिवारी ने रविंद्र भारती की अभी की जो कविताएं प्रकाशित हुई हैं उसके बारे में एक ब्यौरा पेश किया आपके सामने, और आलोक धनवार जी ने रविंद्र भारती के बारे में बतलाया। तो मित्रों, रविंद्र भारती का यह 6ठा कविता संकलन है। जैसा कि आलोक दा ने कहा, रघुवीर सहाय से लेकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निर्मल वर्मा, पूरा सोशलिस्ट आंदोलन से इनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा आरंभिक काल से ही। और मित्रों, इनकी शख्सियत का एक पक्ष तो कविता है ही, नाटकों में भी इनकी इसी तरह की मकबूलियत रही है। और नाटक के अलावा हम बात करें तो 1994 के 90 के दशक में इन्होंने सोनपुर मेले में 7 दिन नामक एक रिपोर्टाज लिखा था, जिसकी काफ़ी चर्चा रही। उसके बाद भी रिपोर्टाज लेखन का क्रम इनका रुका नहीं। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले इन्होंने नेपाल उर्फ लंठा पार की डायरी नाम से एक किताब लिखी है, जो नेपाली आंदोलन में मधेशियों के सवाल को लेकर अपनी तरह का विरल काम है। तो उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ और फिल्म निर्माण भी उस पर हो रहा है। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखे हैं। कौवा हकनी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। अभी हाल ही में हम लोगों ने हुदहुदिया नाटक इनका देखा, पटना में उसका मंचन हुआ। तो मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, अभी हम वर्तमान से शुरू करते हैं। एक बतला देना चाहता हूँ, इनके जो पहले 5 संकलन हैं, जड़ों की आखिरी पकड़ तक, धूप के और करीब, यह मेरा ही अंश है, नचनिया, नाभी नाल, और अभी जो आपके पास संग्रह हुआ जिसका लोकार्पण हुआ, जगन्नाथ का घोड़ा, इन सभी कविता संग्रहों का प्रकाशक राजकमल प्रकाशन है, राधा कृष्ण प्रकाशन है। तो मित्रों, मैं अब रविंद्र भारती सर से मुखातिब होता हूँ और आपसे ही वर्तमान संग्रह को लेकर ही हमारी जिज्ञासा है कि नहीं बैठे दादा कि इस संग्रह की जो कविताएं हैं, इसमें कुल 70 कविताएं हैं, और इन कविताओं का जो दायरा है, अभी का जो वर्तमान समय है, समाज है, और उसमें आम आदमी जिस तरह हाशिए पर चला गया है, और जगन्नाथ का घोड़ा जैसी कविता है जो धर्म सत्ता के सवाल से भी मुठभेड़ करती है, और पितृसत्ता का सवाल भी यहाँ बहुत प्रमुखता से दर्ज हुआ है, और आम आदमी आज जिस नाटकीय स्थिति में जी रहा है वह भी इनकी कविताओं में बहुत प्रमुखता से मुखर हुआ है। तो हम रविंद्र भारती सर से जानना चाहते हैं कि इन कविताओं के रचने की क्या प्रक्रिया रही है। क्या सपाट तरीके से आपने कविताएं लिख दी, या इसको लिखने में आपको जो कई तरह के अनुभवों का जो सामना करना पड़ा, उससे हमारे पाठक श्रोताओं को अवगत कराएं। आदरणीय रविंद्र भारती सर। अरुण, आपने जो सवाल किए, मुझे बार बार लगता है कि मनुष्य के बाहर नहीं, उसके भीतरी जगत को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश, और जो बहुत पतली आवाज है, जो बहुत महीन आवाज है, जो शोर में दबी हुई है, उसको सुनने की कोशिश, वह जो रास्ता है, सुनने और देखने का रास्ता जो है,
वही हमारी रचना प्रक्रिया है। और रचना प्रक्रिया बादल का बनना, बादल बनने की जो प्रक्रिया है, बादल वही रचना प्रक्रिया है। बादल बनते हैं, बनकर के बरस जाते हैं, फिर रिक्त होते हैं, फिर बनते हैं, फिर बरसते हैं, फिर रिक्त हो जाते हैं। ये अनवरत क्रम चलता रहता है। बादल समुद्र के अंग हैं, और समुद्र नदियों के, और नदियां रास्तों के, और रास्ते घरों के, और घर आवाजों के अंग हैं। यहीं से उठकर जाते हैं बादल, यहीं से बनती है प्रक्रिया। भोक्ता से दृष्टा से भोक्ता बनने की प्रक्रिया ही प्रक्रिया है। और यह रूपांतरण की शुरुआत है, अंत नहीं। मेरा तो यही मानना है। सर, हम अब पृष्ठभूमि में जाते हैं इतिहास में कि 74 आंदोलन में आप सभी लोग शामिल थे, और कविता लिखने के कारण जिन कवियों को जेल की सजा हुई उसमें नागार्जुन, लाल धुआं और आप भी शामिल थे। तो उस परिवेश को आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे याद करते हैं आज के परिवेश में? बाबा पटुकी में पहली बार हुआ, कबीर ने शुरू किया। कबीर नुक्कड़ पर आए और कहा जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। कबीर ने चुनौती पेश की। कवियों ने हमेशा चुनौती पेश की, मीरा ने चुनौती पेश की। सभी नुक्कड़ पर आए, सड़कों पर आए, बैठे हैं आरोप जी। ये हमेशा सड़क पर रहने वाले हैं, ये घरों में रहने वाले कभी नहीं है। तो जो सड़क पर है, चौराहे पर जो खड़ा है, उसी परंपरा में 74 आंदोलन में नुक्कड़ पर कभी लोग आए कविता पाठ करने के लिए। और कविता की ताकत थी। दिनकर जी की जो वो सिंहासन खाली करो तो जनता आती है, वो तख्तियां, उनकी कविताएं सुर्खियां बन करके, तख्तियां बन करके लोगों के हाथों में थी। और बड़ा काम किया। रेणु जी याद आते हैं, सर सम्मान से जो है गर्व से गूंजा हो जाता है। पद्मश्री वापस किया। बाबा बाबा बाबा। अब यहाँ अरुण, मैं तो एक बात कहूंगा, मुझे तो तीन व्यक्ति याद आते हैं जिनके संघर्ष को कभी नाटक में दिखाया जाना चाहिए उनको, कि राजनीति में कर्पूरी ठाकुर, और कविता में बाबा नागार्जुन, और नाटक में भिखारी ठाकुर। यह तीन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके संघर्ष की कोई, जिन्होंने अपार संघर्ष किया, और बड़ी बड़ी प्रकोप से सुतर करके लोग आए उनको सुनने के लिए, और जमीन पर बैठे उनके सामने, कर्पूरी जी के सामने, भिखारी ठाकुर के सामने, और बाबा नागार्जुन के सामने। वह फकीर, और अंत तक वो फकीर रहे। इन तीनों आदमी के मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय उनके बैंक अकाउंट में 500 रुपये भी नहीं थे। कोई नहीं कह सकता कर्पूरी ठाकुर के बारे में, बाबा के बारे में, और भिखारी ठाकुर के बारे में। वो हमेशा फकीर रहे। उन्होंने दिया कुछ नहीं। इतना कद्दावर, ये हमारे परिवार के थे। हम इतना कार खाते हैं, हमारे परिवार के थे। आज सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, कोई भी दुनिया का कैपिटलिस्ट उतना रोजगार किसी ने नहीं दिया है जितना तुलसीदास ने रोजगार दिया है लोगों को। आज कबीर ने रोजगार दिया है, उनके, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोजगार दिया है। उनकी कविताओं को एक सपन दिया है, सपन भी दिया है, और रोजगार भी दिया है। तो ये कविता की ताकत है। ये है 74 आंदोलन में नुक्कड़ पर आने में कवियों लेखकों ने जो योगदान दिया है, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति से कहीं अधिक है। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी महादेव वर्मा से लेकर के तमाम लोगों तक, तमाम कवियों लेखकों ने वो योगदान किया है। तो कवियों ने हमेशा योगदान दिया, लेखकों ने हमेशा योगदान दिया है। और जो कहते हो जेल जाने के लिए, बाबा जेल 75 में इमरजेंसी लगी थी, वो पंचरखी में पकड़े गए कविता पाठ करते हुए। मैं पकड़ा गया, वो फुलवारी शरीफ में लाया गया। वहां लाया गया, गिरजानंदन सिंह कोतवाली इंचार्ज थे, उन्होंने उनसे गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट के सामने रात में 12 बजे ले जाया गया, और मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनको सम्मान के साथ फुलवारी शरीफ जेल में ले जाओ। और कविता थी
एक आदमी ने उठा रखा आम आदमी का सवाल, पर्चा छपता था और दीवारों पर चिपका दिया जाता था। तो वहाँ जब मैं पहुंचा जेल में, उसके बाद वरुण भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे वगैरह हो गए। उसमें तमाम लोग थे, विजय कृष्ण थे और सचिदा बाबू थे, दिल्ली के सेक्रेटरी थे, कई बहुत सारे लोग थे उसमें। तो और बाबा कंसल्टिंग पकड़े गए, बाद में लाल धुआं दिया है तो हम लोग 6 महीने रहे। तो ये रहा। उस दौर में जो आप बीज पत्र निकालते थे उसका क्या अनुभव रहा, किस तरह का उसका कविता फोल्डर निकलता था, वो कविता फोल्डर हम लोग शुरू किया था कि बैठे हुए श्रीराम तिवारी जी उस समय यहाँ DTO यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट में मजिस्ट्रेट थे ये, और मैं बड़े अफसर थे। मैं आज भरे मन से कहता हूँ कि वहाँ एक उसका दाम था 4 आना कविता फोल्डर का। तो हम लोग आते थे, तिवारी जी भी आते थे और डामा चौराहे पर खड़ा हो जाते थे, ये भी कविता फोल्डर लेकर के। तो कहते थे 4 आना दो, 20 पत्र दो। एक मजिस्ट्रेट, एक बड़ा ऑफिसर, वह आदमी वो 20 पत्र बेच रहा था खड़ा होकर के मेरे साथ, श्रीराम तिवारी ये था। और 20 पत्र फोल्डर निकलता था, फिर पत्रिका में कैसे कन्वर्ट हुआ, वह बाबा ने कविता लिखी थी हरिजन गाथा के, तो मैं बंदूकें उठती थके सर तब बम दिखता है। तो नगीन ठाकुर जी क्या ठहरे हुए थे, बाबा ने कहा कि इस कविता को भारती, इसको छापो 20 पत्र में। हमने कहा कि कैसे बाबा, तो 4 फोल्डर है, फोल्डर में कैसा होगा, आपका तो 7 पत्र करता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखो हमको 300 मिला हुआ है, 300 रुपया, तो 100 तो हम रखेंगे सौभाग्य कांड के लिए, 200 तुम दे दो, वो जो है 2 दिन कागज मिल जाएगा और छपाई भी हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। तो आदर्श प्रिंटिंग प्रेस में वो जो है आर कुमार की जो है मुसाटोली में, वहाँ गए, वहाँ वही पत्रिका कन्वर्ट हुआ जो है फोल्डर से, वो जो है पत्रिका में। तो वो वह करता थी खेतों में बंदूक में उतनी टकर से तो बम दिखता है वहाँ से। आपका गहरा जो है जेपी और फणेश्वर नाथ रेणु से भी रहा है, तो हम चाहेंगे कि उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ भी साझा करें। ये तो बड़ी गाथा है। रेणु जी आरोप जी तो जानते ही हैं, इनका तो बड़ा आरोप जी का तो बहुत पहले से संबंध रहा है और आंतरिक संबंध रहा है दिनकर जी से, रेणु जी से, सभी लोगों से। तो दिनकर रेणु जी जब हम तो बहुत एक बार का वाकया है कि छठ अभी बीता है, तो रेणु जी बहुत नफीस थे। वो जो आज पहन लिए हैं वो कल नहीं पहनते थे, कल किया हुआ कुर्ता और जो है बहुत बढ़िया से। और जो रिक्शा आया वहाँ काजन नगर से उनको लेकर के, वह रिक्शा कॉफी हाउस के गेट पर बैठा रहेगा, जब वो जाएंगे तो उसी को लेकर जाएंगे, दिन भर बैठा रहेगा वो। हम दोनों आदमी रिक्शा से आ रहे थे रामचंद्र नगर से कॉफी हाउस, वहाँ जो पट्टी है वो रामकृष्ण मिशन के ठीक सामने, उसमें झोपड़ी थी और सुबह सुबह घूमते रहते थे। एक औरत निकली, सुनो अरुण, एक औरत निकली, वो फटी हुई साड़ी में और जो है हाथ मैले हुए थे, झोपड़ी से निकली और कहा रुकिए, रेणु रुको। रेणु जी रुके, सब दिया। छठ का ठकुआ उसने खूंटा से अपने खूंट से निकाल करके उनको दिया। रेणु जी चल करके रिक्शा से उन्होंने झुका करके उसको खाया, उनको दे दिया। यह है बाबा नागार्जुन ने कहा उनके देहांत के बाद कि रेणु जी हम बैठ सकते थे उनके चारपाई पर हर दिन के, और वहाँ पट्टी में बाबा रेणु नहीं बैठते, लेकिन अगर गोली सामने होती तो रेणु का सीना आगे होता मुझसे हर मुकाबले में। तो रेणु ये थे। हॉस्पिटलाइज जब हुए तो मैं और रक्षा जी दोनों आदमी थे, और रात में, दिन में मैं रहता था, रात में रक्षा जी आती थी। और जब उनका देहांत हुआ तो कंधा हमने दिया, और ये जान करके आश्चर्य होगा कि उनको जलाने के लिए पैसे नहीं थे। और जब उस समय जो है कंधा देने वालों में मैं था, सत्यनारायण थे, काशीनाथ पांडे थे, और एक सत्यनारायण दूसरे करके फोटोग्राफर था, वो भी थे, और भी 1-2 लोग थे। वहां लेकर के आए बांसघाट पर,
बांस काट पर 2 लोग बैठे हुए थे। वो एक राधिका रमन एडवोकेट, जो बाद में एडवोकेट जनरल हुए, और एक तो सज्जा बाबू जेपी के सेक्रेटरी। हमारे पास 200 रुपये 100 रुपये थे सर। तो हमने कहा भैया वो लकड़ी पड़ी चाहिए, तो राधिका रमन जी ने पैसे दिए और कुछ सज्जा बाबू ने। लकड़ियाँ आई और नींबू जी जलाए गए। इतनी बड़ी शख्सियत। एक घटना और, उसमें जेपी जब ये हॉस्पिटलाइज हुए, जहाँ रेणु जहाँ दिखाई पड़ते हैं वहाँ बताता हूँ मैं आपको। वो हॉस्पिटल, वो इमरजेंसी का मामला था। हम फ्लोर पर छूटे हुए थे और जेपी फ्लोर पर आ गए थे, चंडीगढ़ से पटना आ गए थे, और रेणु जी हॉस्पिटलाइज थे, पीएमसीएच में थे, केयर साई वार्ड में। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि भारतीय काम करो, हम लेखकों कवियों की क्या भूमिका होनी चाहिए लोकशाही और तानाशाही के बीच में। अब लड़ाई होने वाली है चुनाव में, तो एक पत्र में लिखता हूँ, एक जेपी को जाकर के दे दो। उन्होंने लिखा कि श्री चांडेश्वर जयप्रकाश जी, मैं अभी अपने टैक्टिक अल्सर का ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। मेरा होमोग्लोबिन इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो मुझे आज्ञा दीजिए और बताइए कि हम कवियों लेखकों की क्या भूमिका हो इस चुनाव में। और इसके एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चुनाव के बाद जो होना है वो हो, ऑपरेशन वगैरह। अभी मैं अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूँ। यह पत्र दे करके मैं वहाँ गया जेपी के पास, और जेपी को जब जेपी ने कहा सुनाइए, मैंने सुनाया उनको। जेपी उधर से गाड़ी से उठ के आए थे। उन्होंने कहा कि सज्जा बाबू गाड़ी मंगवाइए। गाड़ी आई, नीचे उतरे जेपी, मैं जेपी सज्जा बाबू आए पीएमसीएच। शाही जी, डॉक्टर शाही उस वार्ड के वही डॉक्टर थे, और रेणु जी को चल रहा था खून। उन्होंने झुक करके प्रणाम किया, उनका पैर छुआ जेपी का। और रेणु जी ने, जेपी ने कहा कि डॉक्टर शाही, आप ये बताइए, इनका इलाज यहाँ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो दुनिया के जिस भी कोने में होगा, जयप्रकाश वहां भेजेगा, चाहे हमको भीख मांगना पड़े। यह कहना था कि रेणु जी रोने लगे। और उसके बाद रेणु जी ने कहा कि इस हॉस्पिटल ने मुझे जीवन दिया है जेपी, और इस हॉस्पिटल इस बार भी जीवन देगा, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहिब ने भी कहा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। चले गए। उनका जब गांधी मैदान में, जब उनका चुनावी भाषण में, जयप्रकाश जी का पहला चुनावी भाषण जब हुआ, तो वो जो है लतिका जी गई थी राजेंद्र नगर, वो चुपके से जो है हवाई चप्पल, अपना चप्पल जो है हाथ में लिए और सीढ़ी पर गए मेरे साथ। क्या चलो गांधी मैदान आए, और वहाँ सुन करके जैसे गए, और वहाँ पीएमसीएच में वार्ड में जैसे बिस्तर पर सोए, वैसे लतिका जी आ गई। लतिका जी ने कहा कि तुम यहाँ आराम मत थक के दे देना, तो मुझे अब नहीं रहने दोगे। कहा रोने लगी, क्यों गए छो, क्यों गए थे? तो रेणु जी ने कहा कि हाँ रमी थकते पार्टी ना, मैं अब नहीं रह सकता, हमें की भर देखो, हम क्या देखेंगे। जेपी डायलिसिस से उठे चले, जेपी डायलिसिस से उठ करके आए, मैं कैसे यहाँ थोड़ा रहूंगा। ये है रेणु, यह रेणु का व्यक्ति, और यह है जयप्रकाश नारायण। वह राजनीतिक कद उतना बड़ा अभी देश में किसी का नहीं, और रेणु का भी कद उतना बड़ा किसी का नहीं है अभी वर्तमान में। सर, आपने कर्पूरी जी के दौर में ठकरता डोम की एक घटना घटित हुई थी और एक कविता लिखी थी उस पर, तो हमारी जिज्ञासा है कि उस कविता, नहीं वो कविता तो याद नहीं है। गांधी के देश का ठकरता डोम, वो धूप और करीब संग्रह में है, तो मुझे याद नहीं है। वो कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी जी जैसा मुख्यमंत्री तो हमें अपने जीवन में कविता का सम्मान करने वाला, लेखकों को सम्मान करने वाला मैं दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। वह तो कभी मुख्यमंत्री लगते ही नहीं थे। वो तो जब भी रास्ते से मैं आता था, तो वह रास्ते से जब मैं आता था, तो
कहीं जा रहे हैं, उनको उनके अंदर में कम से कम 10 लोग बैठे रहते थे। हाँ तभी आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हमने कहा नहीं भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ, अभी डाम मेरा कुछ काम है। नहीं आपको हम छोड़ देते हैं, आइए। अब मुझे भी किसी गोद में बैठना पड़ता था, तो जाकर वहाँ छोड़ दिया। तो कहते जो किताब मुझे वो जला दीजिए, किताब मुझे पढ़नी है। इतना पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं। तो कटु ठाकुर तो बड़े व्यक्ति थे। मतलब राजनीति में जो सुचिता जिसे कहते हैं राजनीति में मानव नीति, वह मानव नीति उसमें थी। सर अब हम आते हैं कविता की ओर। आज कविता लिखने वालों की संख्या बढ़ रही है और पढ़ने वालों की संख्या घट रही है। नहीं, अब ये मैं नहीं मानता अरुण। कविता पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कविता पढ़ी जा रही है और किताबें पढ़ी जा रही हैं, बड़े पैमाने पर जा रही हैं। हम बहुत छोटे दायरे में देखते हैं चीज़ों को। अगर मैं बता देता हूँ आपको, आज कविताएं, मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, सहरसा से आ रहा था, उसमें एक आदमी ने कहा कि वो माँ का किस्सा कविता आपकी है ना रविंद्र भारती जी। मैं उनको नहीं जानता था और हम कहा कि वो कविता मुझे याद है। वह पूरी कविता उन्होंने सुनाती मुझे। तो आप कैसे कहते हो? उनको मैं नहीं जानता। कितने अनाम लोग हैं जिनको औरों जी की कविताएं याद हैं, कितने अनाम लोग हैं जिनको श्री राम केवल कविताएं याद हैं। तो ये नहीं कह सकते हो अरुण, क्योंकि कविताएं और कविताओं में अगर जीवन रहेगा तो लोगों के स्मृतियों में रहेगा। सर लघु पत्रिकाओं के बारे में जो उसकी एक ऐतिहासिक भूमिका थी एक दौर में कि वह प्रतिपक्ष का पर्याय हुआ करती थी। अभी के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक गिरोह के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं वो पत्रिकाएं भी, और पता ही नहीं चलता है कि वो पक्ष है या प्रतिपक्ष है। तो इस प्रवृत्ति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? बड़ा दुखद है ये जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं इस भाषा में नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि वो विशेषांक निकालते हैं। कोई एक पत्रिका, हर पत्रिका इतना मोटा अंक होता है कि उसका दाम 150-200 होता है, आदमी खरीद नहीं पाता है। और लगातार निकालना उनके लिए उनकी मजबूरी यहाँ भी कुछ होंगी, लेकिन मैं मत नहीं मानता, ऐसा नहीं है। कुछ होगा और कुछ कारण है। सर नेपाल उर्फ लट्ठा पार की डायरी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे विचार आया कि पूरा जो समाजवादी आंदोलन है, नेपाली क्रांति है, और उसमें मधेसियों का जो सवाल है, और उसमें जिस तरह से आप ग्रामीण गाँव में जाकर आम लोगों से मिलकर जेपी, लोहिया, कर्पूरी और जो पूरा आंदोलन था उसको आपने रखा, ये कैसे संभव हो गया? उसकी क्या रचना प्रक्रिया रही? जेपी कोराला जेपी से मिलने आए थे और आते थे, 2-3 बार आए। तो शैलजा उनके साथ थी। उनके साथ वो जोंदर बाबू के यहाँ ठहरते थे जेपी कोराला। तो मैं और जितेंद्र सिंह, तो जोंदर बाबू क्या जेपी कोराला से हमारी मुलाकात, तो उनके साथ रहते थे एक राम नारायण जी मधेसी थे। तो उनके बड़े अंतरंग थे कोराला के। तो उनका एक उपन्यास निकला था उस समय, मदियाइन, जिसका रेणु जी ने अनुवाद किया था जेपी कोराला का। तो उन्होंने मुझे किताब दी और कहा कि वो आपको नेपाली क्रांति के बारे में रेणु ने लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद जो कुछ हुआ और मधेसियों का क्या भूमिका रही है उसके बारे में भी आपको लिखना चाहिए। यदि आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए। यह उनके समय में तो नहीं हो पाया। बाद में एक दिन कुछ मित्र हमारे हैं जो नेपाल में हैं, तो वो उनसे हमारी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती थी। तो ये कहा क्यों नहीं काम शुरू करते हैं आप? हमने कहा चलो घूमते हैं। घूमता रहा, लगभग 1 साल घूमा, नेपाल
के तमाम गांवों में और राजबिलास से लेकर के और वो पोखरा और काठमांडू और वो दामन होते हुए तमाम कई जगहों पर 2-3 मित्र साथ में, और तब मैं लौट कर आया और मैं बनाया कि मुझे लिखना चाहिए। तब उसको मैंने तब कंसीव मैंने किया और लिखा। जो वह सुधांशु जी बैठे हुए हैं यहाँ, धर्मेंद्र सुशांत ने उसके बारे में लिखा है, जो एक किसी मैगजीन में, जो कि बहुत विस्तार में लिखा। तो ये आगे आपकी क्या योजना है? अब खिलेगा तब देखोगे। अभी क्या योजना, अभी आगे से कुछ तो खाना नहीं कहा जा सकता है जी। अभी आपने जेपी और नवादा को लेकर के जो एक काम किया था उसके बारे में हमारी नहीं, वो तो ये है, वह दूसरी बात है। वो गांव में जो काम किया जगदार जी ने, एक तो उनका कई फेज है। वो जो गांव में काम किया उसको जिस तरह से मैं कंपाइल करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। बुनियादी शिक्षा में काम किया, सूदखोरी के खिलाफ में थोड़ा आंदोलन चलाया, आहट पैन को लेकर के जो काम किया उन्होंने, जो शोषण के खिलाफ में जो काम किया उन्होंने, पहाड़ और आदिवासियों के बीच में जो काम किया उन्होंने, वो सारा विस्तार में है। तो कभी जब आएगा तो उसके बारे में। अब हमको कहा गया है कार्यक्रम को संक्षिप्त करने के लिए, तो हम भारती सर से आग्रह करेंगे कि एक कविता का पाठ करें, उसके बाद इस कार्यक्रम का हम लोग समापन करें। पहली कविता है, छोटी कविता है, इसी को मैं। पानी में उसका रंग गिर गया, कुछ नहीं था उसके पास अपने रंग के सिवा। पानी में उसका रंग गिर गया, कुछ नहीं था उसके पास अपने रंग के सिवा। कुछ करना चाहिए यह सोचकर दर्शकों के भीड़ से उठा और पानी से रंग को उठाने का करने लगा यत्न। मैं कोई चित्र नहीं बना रहा, बचा रहा हूं, यकीन मानिए बच जाएगी दुनिया, यदि बच गया आदमी का रंग। तो मित्रों, इसी के साथ यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। रविंद्र भारती सर का, श्रीराम तिवारी जी का और आलोक धनवा जी का बहुत बहुत आभार कि आप आए और रविंद्र भारती की शख्सियत से जुड़े, उनके रचनाक्रम से जुड़े अलग अलग पक्ष को विस्तार से खूबसूरती प्रदान की। एक बार पुनः आप सबों का आभार, धन्यवाद।